हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक विविध भी है, जहां हर धर्म और हर नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में स्थिति की समानता और अवसर की बात कही गई है, लेकिन सही मायने में समानता तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के प्रशासन और सरकार की महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी देखने को मिली। ऐसी क्वालिटी न सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज हम आपको हमारे देश की प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ और सक्सेस और पॉलिटिकल करियर के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गाँव में एक जनजातीय परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत करी और इसी दौरान ओडिशा के रायपुर में स्थित श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और रायपुर नगर पंचायत से काउंसलर के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ी, जहां से इन्हें इलेक्ट भी कर दिया गया और अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स में इनके एक्टिवनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी की अनुसूचित जनजातीय मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 के उड़ीसा असेंबली इलेक्शन में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर अपने पॉलिटिकल करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रायपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए के रूप में इन्हें इलेक्ट कर दिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और 2002 के बाद से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाला। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में इलेक्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उन्हें पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आई, जिन परेशानियों ने उन्हें हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई, जिनकी वजह से इनके मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा और ये काफी समय तक डिप्रेशन में रही। इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को खो दिया और कुछ ही महीनों बाद इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी के अनुसार अपने इस डिप्रेशन मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे इन्हें काफी मदद मिली और इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने की अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी का ये शपथ न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये उड़ीसा के पूरे जनजातीय समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला जनजातीय थी जिन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थी। इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने कई ऐसे बिल्स को रेफ्यूज भी किया जिसे झारखंड विधानसभा में अप्रूवल मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंख को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए।
और फिर द्रौपदी मुर्मू की डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। मतलब अब ये कहने में कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली प्रेसिडेंट होंगी और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली जनजातीय महिला भी होंगी। खैर, इससे पहले भी 2012 के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में अनुसूचित जनजातीय कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाले पुरनो अगीतोक संगमा को प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन सत्ताधारी पक्ष की तरफ से नहीं था, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू का भारत की प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देश के सबसे बड़े पद तक जनजातीय कम्युनिटी की एक महिला का पहुंचना न सिर्फ जनजातीय कम्युनिटी को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के इस दौर से गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, ये थी हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि उनकी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू की महानता से प्रेरित हो सके। धन्यवाद।